गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक विवाद की। भारत और बांग्लादेश के बीच उठे कूटनीतिक विवाद के बीच एक कट्टरपंथी बांग्लादेशी मौलाना सुर्खियों में है। इस मौलवी का नाम इनायतुल्लाह अब्बासी है। इस कट्टरपंथी मौलाना का एक बयान सामने आया है जिसमें इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इस मौलाना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। यही नहीं, मौलवी ने भारत की राजधानी में इस्लाम का झंडा फहराने की धमकी दी है। अब्बासी का वीडियो वायरल हो रहा है। अब्बासी वीडियो में कहता है कि मैं मोदी और ममता बनर्जी को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपना हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया तो 14 करोड़ मुसलमान तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। बांग्लादेश का दुश्मन हिंदुस्तान है। अब्बासी ने कहा कि अगर 14 करोड़ मुसलमान अपने 28 करोड़ हाथों में लाठी लेकर एक साथ आ गए तो लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अब्बासी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसके पहले इसी साल मार्च में भी उसका एक बयान सामने आया था जिसमें उसने दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कही थी। अब्बासी ने कहा था कि अगर किसी ने बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश की तो हर मुसलमान जिहाद के लिए सेना के साथ खड़ा हो जाएगा। उसने हर मदरसे को हथियारों से लैस छावनी बनाने की बात भी की थी। मार्च में वायरल वीडियो में मौलाना अब्बासी ने कहा था कि म्यांमार हमारे सामने कुछ नहीं है। बांग्लादेश के मुसलमान चाहें तो दिल्ली में भी इस्लाम का झंडा फहरा देंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। एक संबोधन में उसने इस्लाम को भी बांग्लादेश का इकलौता धर्म बताया था। उसने कहा था कि बांग्लादेश का मतलब ही सिर्फ मुसलमान है। उसने बांग्लादेश की आज़ादी का श्रेय केवल मुसलमानों को दिया था। इनायतुल्लाह अब्बासी के बारे में बताया जाता है कि वह एक बांग्लादेशी विद्वान है और भारत और हिंदुओं के खिलाफ अपने भड़काऊ बयान के लिए जाना जाता है। अब्बासी चीन को बांग्लादेश के मुसलमानों का दोस्त बताता है। उसने एक बार कहा था कि अल्लाह ने भारत को सबक सिखाने के लिए ही चीन को तैयार रखा है। इसके अलावा वह बांग्लादेश में हिंदुओं की ज़मीन हड़पने के लिए लोगों को भड़काता रहता है। ये हम बात करें मुंबई के 26/11 हमलों के बारे में। मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी एक बार फिर चर्चा में है। हाल में ही उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसे कथित तौर पर एक्सरसाइज करते हुए देखा गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादी की मेहमान नवाजी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने लश्कर तैयबा के कमांडर जकीर रहमान लखवी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को फिटनेस रूटीन में भाग लेते हुए दिखाया गया था, जिससे अनुमान लगाया गया था कि वह व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी था। इंडिया टुडे ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 फेशियल रिकग्निशन प्रोग्राम का उपयोग करके पहचान की पुष्टि की। यह सत्यापित करते हुए कि फुटेज में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में लखवी था, जिसे 2021 में पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी वित्त पोषण गतिविधियों के लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। सूत्रों के अनुसार वीडियो के सामने आने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई, जिसके कारण आतंकवादी लखवी को अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया गया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा और तालिबान प्रतिबंधित समिति द्वारा प्रतिबंधित लखवी को 2021 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। वो जेल में है, लेकिन खुफिया सूत्रों के अनुसार उसके रावलपिंडी, लाहौर और ओकारा में घर है जहाँ वो खुलेआम घूमता रहता है। यह वीडियो तब वायरल हुआ जब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत की बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टीम को भेजने में असमर्थता व्यक्त की है। पाकिस्तान में पहले भी क्रिकेट टीमों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे में भारत की बीसीसीआई कोई चांस नहीं देना चाहती है। इस कारण क्रिकेट की सर्वसत्ता आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। ये हम बात करें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतिम सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। शेख हसीना ने ही ब्रिटेन की संसद में भी हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया गया है। सांसदों ने अल्पसंख्यकों की हिस्सा में हुई वृद्धि को बेहद चिंताजनक बताया है। कई सांसदों ने मुद्दे पर अपनी राय रखी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से कदम उठाने का आग्रह किया है। इस दौरान बांग्लादेश में अंतिम सरकार के प्रमुख पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस चौतरफा गिरते दिख रहे हैं। उन्हें शेख हसीना के साथ साथ ब्रिटेन संसद में कई सांसदों ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है। सबसे पहले बात आते हैं कि शेख हसीना ने क्या कहा। उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों को एक वर्चुअल संबोधन में टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को उनकी और उनकी बहन की शेख रेहाना के मर्डर की साजिश रची गई थी। उस समय बड़े पैमाने पर सरकारी विरोध प्रदर्शनों के कारण हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, उन्हें खुद अपनी बहन की जान बचाने के लिए देश भी छोड़ना पड़ा था। उस समय हसीना ने भारत में शरण ली थी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख पर जमकर अटैक किए। उन्होंने इस दौरान करीब 1 घंटे तक बंगाली में अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को अगर उन्हें बांग्लादेश नहीं छोड़ा
होता तो उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या का प्लान था। ये साजिश ठीक उसी तरह रची गई जैसे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में सेना के अधिकारियों ने की थी। शेख हसीना ने 5 अगस्त को ढाका छोड़ने से पहले की आवश्यकता का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र प्रदर्शनकारियों को गणभवन की ओर भेजने का निर्देश दिया गया था। अगर सुरक्षा गाड़ियों ने गोलियां चलाई होती तो कई लोगों की जान चली जाती। ये 25-30 मिनट की बात थी और मुझे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने गार्ड से कहा चाहे कुछ भी हो जाए गोली न चलाएं। शेख हसीना ने आगे कहा कि आज मुझ पर नरसंहार का आरोप लगाया जा रहा है। वास्तव में अंतिम सरकार के मुखिया यूनुस इस सुनियोजित नरसंहार में शामिल रहे हैं। इस नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड छात्र कोऑर्डिनेटर यूनुस हैं। हसीना ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों आवामी लीग के नेताओं की हत्या कर दी गई है। मस्जिदों, मंदिरों, दरगाहों, चर्चों, बौद्ध पूजा स्थलों पर हमला किया गया है। हाल ही में बांग्लादेशी भिक्षुक चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई किसी को भी नहीं बख्शा गया है। 11 चर्चों को तोड़ दिया गया है, मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया है। जब हिंदुओं ने विरोध किया तो इस्कॉन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किस लिए हो रहा है, उन्हें इतनी बेरहमी क्यों सताया हमला किया जा रहा है। लोगों को अब न्याय का अधिकार नहीं है। मुझे इस्तीफा देने का समय भी नहीं मिला। शेख हसीना का यह संबोधन 16 दिसंबर को बांग्लादेश के 1971 मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना की हार की याद में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा था। पूर्व प्रधानमंत्री का नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। उन्हें बांग्लादेश की कार्रवाई सरकार के प्रमुख पर नरसंहार का मुख्य अपराधी या सत्ता का भूखा होने का आरोप लगाया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर ग्रामीण बैंक जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस योजनाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किया था उसके संचालन में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप को भी दोहराया। ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले और धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई गई है। सांसदों ने हिंसा में हुई वृद्धि को बेहद चिंताजनक बताया है। कई सांसदों ने मुद्दे पर अपनी याद रखी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से कदम उठाने का आग्रह किया है। इस चर्चा में बांग्लादेश में अंतिम सरकार के साथ ब्रिटेन के संबंध, हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे प्रमुखता से उठे। वहीं ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गर्मागर्म बहस हुई। कई सांसदों ने चिंता जताई कि अगस्त में पिछली सरकार गिरने के बाद से 2000 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई है। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार से इन घटनाओं पर लगाम लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैथरीन वेस्ट, जो कि विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के संसदीय अवर सचिव है, उन्होंने बताया कि मैंने नवंबर में बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करती है। इसके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से मदद दे रही है। लेबर पार्टी के सांसद बैरी गार्डियन ने संसद में एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि बांग्लादेश के हालात पर विचार से चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि अगस्त में पिछली सरकार गिरने के बाद से 2000 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें ज़्यादातर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। गार्डियन ने कहा है कि अगस्त में शेख हसीना सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश में 2000 से अधिक हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई है। हिंदू बांग्लादेश की आबादी का 10% से भी कम है। कंजर्वेटिव सांसद प्रीति पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में बेलगाम हिंसा देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच गहरे लंबे समय से संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम कई जगहों पर अनियंत्रित हिंसा देख रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हिंसा फैल रही है। हम डर और खौफ की स्थिति को देख रहे हैं। सदन में हम सभी के विचार यहाँ प्रवासी समुदाय बांग्लादेश में प्रभावित लोगों के साथ हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकान कारोबार लूटे जा रहे हैं और पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के कारण जानबूझकर सताया जा रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चौतरफा गिर गई है। इस संबंध में लगातार सफाई दे रही। उधर शेख हसीना की इस टिप्पणी पर बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया यूनुस के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने रिएक्ट किया। उन्होंने ढाका में कहा कि हसीना एक सामूहिक हत्या के आरोपी है और अंतिम सरकार उनकी टिप्पणी से स्तब्ध और आश्चर्यचकित है। उनकी निगरानी में हजारों लोग मारे गए हैं और गायब हो गए हैं। लाखों विपक्षी कार्यकर्ताओं फर्जी मामले दर्ज किए गए और अब वह बात कर रही हैं। आइए अब हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के 12वें दिन आखिरकार राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। भाजपा नेता और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे नई सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे, जबकि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्हें एक बार फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी,
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत राजग शासित कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा नित्य महायुति के हजारों समर्थक शामिल हुए। ये कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब 2 हफ्ते बाद आज़ाद मैदान में आयोजित किया गया। बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को पद की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र की 288 संसदीय विधानसभा के चुनाव में भाजपा के 132 सीट जीतने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बनकर उभरे थे। महायुति के घटक दलों भाजपा, शिवसेना और राकांपा के पास विधानसभा में कुल मिलाकर 230 सीटें हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.